हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पारगम्यता और दूसरा टॉपिक रहेगा परासरण, जिसे हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था कि इस चैप्टर में हम 5 टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें से एक टॉपिक का हम अध्ययन कर चुके हैं जिसका नाम था विसरण, डिफ्यूशन। और आज हम 2 टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है पारगम्यता, परमेबिलिटी। ठीक है, ये क्या होती है? देखिए इसमें कि विभिन्न पदार्थों का कोशिका में प्रवेश व उससे बाहर, कोई भी पदार्थ हो, अनेक पदार्थ जो होते हैं वो विभिन्न पदार्थों का कोशिका में प्रवेश व उससे बाहर निकलने की प्रक्रिया, कोशिका में या तो प्रवेश करें या बाहर निकलने की प्रक्रिया जो होती है वो कोशिका झिल्ली के विशेष गुण पारगम्यता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो पारगम्यता क्या होती है कि पदार्थों को आर पार जाने वाली क्रिया। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली के विशेष गुण पारगम्यता पर निर्भर करती है। अब पारगम्यता अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखते हैं पारगम्यता अलग अलग प्रकार की किस प्रकार होती है कि वह परत जो विलेय एवं विलायक दोनों के अणुओं को पारण प्रदान करती है। ठीक है, वह परत जो विलेय एवं विलायक, ठीक है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के अणुओं को पारण प्रदान करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पारगम्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पारगम्य कहते हैं। जैसे सेल वॉल है, दोनों प्रकार के पदार्थों को पार जाने देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जीवों में उपस्थित सेल मेम्ब्रेन जल के अणुओं के लिए, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली जो होती है, जीवों में उपस्थित सेल मेम्ब्रेन जल के अणुओं के लिए अधिक पारगम्य और जल में घुले हुए पदार्थों के लिए कम पारगम्य होती है। ठीक है, जल के अणुओं के लिए तो अधिक पारगम्य हो, लेकिन जल में घुले हुए पदार्थों के लिए कम पारगम्य होती है। ऐसी झिल्लियों को हम क्या कहते हैं? विभेदात्मक पारगम्य कहते हैं, या आप इसको कह सकते हो चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल, इसे हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसी झिल्लियाँ जो केवल जल के अणुओं के लिए, जल का मतलब विलायक, जल विलायक होता है। ठीक है, तो विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य होती है और विलेय के अणुओं के लिए पूरी तरह से अपारगम्य होती है। यानी कि जल के अणुओं को तो पार जाने देती है, लेकिन विलेय के अणुओं को यानी कि सोल्यूट को पार जाने नहीं देती है, पूरी तरह से उनके लिए अपारगम्य होती है। उसे हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या हिंदी में बोलते हैं हम अर्धपारगम्य झिल्ली। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इसमें। इसी के बेस पर हम परासरण पढ़ेंगे, कहलाती है। ठीक है, आगे देखो, ऐसी परत जो विलेय तथा विलायक दोनों के लिए कठोर होती है, यानी कि दोनों को ही पार नहीं जाने देती, दोनों ही पार नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसी परत को हम क्या कहते हैं? अपारगम्य कहते हैं। जैसे क्यूटिकल, जैसे क्या होती है? क्यूटिकल। और दूसरा होता है कॉर्क या काग कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परासरण, ऑस्मोसिस। तो देखो कि परासरण भी एक प्रकार का विसरण ही होता है। विसरण में हमने पढ़ा था कि पदार्थों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना। तो परासरण भी एक प्रकार का क्या होता है? विसरण ही होता है। परासरण में बस इतना होता है कि परासरण जो होता है वो 2 सॉल्यूशन के मध्य होता है, यानी कि 2 ऐसे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब विलयन, जिनकी सांद्रता अलग अलग हो, जिनकी सांद्रता अलग अलग हो और जो एक सेमी परमिएबल द्वारा सेपरेट हों, जो एक सेमी परमिएबल द्वारा सेपरेट हों। जैसे मान लो ये 2 विलयन, ठीक है, ये ए, ये बी, और इनके बीच में है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को मैंने आपको क्या बताया कि ऐसी झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं के लिए पारगम्य होती हैं और विलेय के अणुओं के लिए पूरी तरह से अपारगम्य होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं? जल के अणुओं को तो पार जाने देती हैं, लेकिन विलेय के अणुओं को पार नहीं जाने देती हैं। ऐसी झिल्लियों को हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल, या आप हिंदी में बोल सकते हो अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो इससे ये सेपरेट होती हैं। ठीक है, जैसे एक ए सॉल्यूशन है और एक बी सॉल्यूशन है। अब इन दोनों की सांद्रता अलग अलग है। किस प्रकार? जैसे मान लो यहाँ 1 लीटर वाटर और यहाँ भी 1 लीटर वाटर, प्लस यहाँ
1 स्पून साल्ट और यहाँ 2 स्पून साल्ट। ठीक है, अब देखिए सांद्रता, सांद्रता किसकी अदा होती है? विलियन में कोई विलियन ऐसा है जिसको हम बोलेंगे कि कौन सा विलियन ज़्यादा सांद्र होता है, तो कौन सा विलियन ज़्यादा सांद्र होता है? जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है। तो विलेय क्या होता है? विलेय क्या होता है? घुलने वाला, और विलायक होता है घोलने वाला। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूशन जो होता है उस सॉल्यूशन में विलेय और विलायक दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, विलेय जो होता है उसकी मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। विलेय विलायक में घुलता है और विलायक विलेय को घोलता है, ये तो आप जानते ही हो आप। ठीक है, तो सांद्रता किसकी ज़्यादा हो गई? इसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा है, तो ये सांद्रता, इसकी सांद्रता ज़्यादा हो गई, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा सांद्र हो गया, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। अब ध्यान दीजिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो जल के अणुओं को पार जाने देती है, तो इसमें जल की मात्रा कम है जबकि इसमें जल की मात्रा ज़्यादा है। तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा। तो अधिक सांद्रता किसकी हो गई? यानी कि जल की सांद्रता कहाँ ज़्यादा है? जल की सांद्रता ए में ज़्यादा है, लेकिन अगर अपन विलियन को देखें तो विलियन ज़्यादा सांद्र कौन सा है? बी वाला विलियन ज़्यादा सांद्र है। लेकिन यहाँ जल के अणु पार जाते हैं, विलेय के अणु पार नहीं जा सकते, विलायक के अणु ही पार जाते हैं, विलेय के अणु पार नहीं जा सकते। इसलिए जल जो होगा वो ए से बी की ओर विसरित होगा। ठीक है, यही परासरण कहलाता है। यही क्या होता है? परासरण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 लीटर में 1 स्पून घोला गया है, तो इसकी सांद्रता कम हो गई और इसकी सांद्रता ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो जो जल होगा वो ए से बी की ओर गमन करेगा। ठीक है, इसे ही हम परासरण कहते हैं। आगे देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा केवल विलायक के अणुओं का विसरण परासरण कहलाता है, या हम कह सकते हैं वे प्रक्रिया जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किए गए भिन्न सांद्रता वाले घोलों में विलायक के अणुओं का विसरण अपनी उच्च सांद्रता से, विलायक के अणुओं का विसरण अपनी उच्च सांद्रता से, तो अपनी किसकी? वाटर की खुद की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। इसलिए परासरण भी एक प्रकार का विसरण होता है, इसे हम क्या कहते हैं? परासरण। ठीक है, ये एक प्रयोग है। प्रयोग में क्या है? जैसे मान लो एक पानी का भरा बीकर है, उसमें एक फ्लास्क लटका दिया, फ्लास्क नीचे से टूटा हुआ है। ठीक है, और टूटा हुआ जो है उसके नीचे हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बांध दी इसके अंदर, और इसके अंदर भर दिया हमने शुगर का विलियन। इसमें क्या भर दिया हमने? शुगर का विलियन भर दिया, शर्करा घोल भर दिया इसके अंदर। ठीक है, इसको पानी में लटका दिया। ये शुद्ध जल है यानी कि विलायक है, तो जल की सांद्रता बीकर में ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा। क्यों? अर्धपारगम्य झिल्ली केवल जल के अणुओं को पार जाने देती है, जब इसके अंदर गमन करेगा तो इसका लेवल ऊपर चढ़ जाएगा, और ये किसको दर्शाएगा? ये परासरण को दर्शाएगा। अब देखिए, परासरण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंत्यपरासरण और एक होता है बहिपरासरण। ठीक है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। देखिए, इसमें किसी कोशिका को अल्प परासारी विलियन, अब अल्प परासारी विलियन किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसा विलियन, अल्प परासारी विलियन किसे कहते हैं? ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है, ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो ऐसा विलियन यानी कि जिसकी सांद्रता कम है, सांद्रता कम है इसका मतलब इसमें विलेय की मात्रा कम है, विलेय की मात्रा कम है और जल की मात्रा ज़्यादा है। कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है, तो कोशिका रस की सांद्रता ज़्यादा है, यानी कि कोशिका रस में जल की मात्रा कम है, कोशिका के रस में जल की मात्रा कम है, तो जो जल है वो विलियन से कोशिका रस में प्रवेश करेगा। तो जल का बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करना, ठीक है, बाहर यानी कि विलियन से कोशिका के अंदर प्रवेश करना। अंदर क्यों प्रवेश करेगा? क्यों? अंदर सांद्रता ज़्यादा है और बाहर सांद्रता कम है। बाहर सांद्रता कम है यानी कि जो विलियन है बाहर वो कम सांद्र है और जो कोशिका के अंदर का विलियन है वो अधिक सांद्र है। ठीक है, कम सांद्र है बाहर का विलियन तो उसमें जल की मात्रा ज़्यादा है, तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा। में रखने पर जल के अणु विलियन से कोशिका में प्रवेश करते हैं, तो इसे अंत्यप्रासरण कहते हैं। जैसे किशमिश को जल में रखने पर वे फूल जाती है, किशमिश अंत्यप्रासरण द्वारा फूल जाती है ना। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, और जब हम पानी के अंदर रखने तो पानी तो शुद्ध विलायक है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो जल जो है वो
अपनी अधिक सांद्रता है, क्योंकि जल है उसकी सांद्रता ज़्यादा हो गई, जल की सांद्रता ज़्यादा हो गई, लेकिन सॉल्यूशन के हिसाब से अगर हम लें तो सॉल्यूशन के हिसाब से उसकी सांद्रता कम है, तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यानी कि किशमिश के अंदर प्रवेश करेगा, जिससे किशमिश फूल जाएगी। दूसरा बहिःप्राशन। यदि कोशिका को अति प्रासारी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति प्रासारी विलयन अल्प प्रासारी का उल्टा हो गया, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो। अल्प में क्या है, सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम थी, लेकिन इसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो तो अति प्रासारी विलयन कहलाता है। में रखा जाए तो जल के अणु कोशिका से बाहर निकलते हैं, इस क्रिया को बहिःप्रासरण। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, अगर फूली हुई किशमिश को आप शर्करा के घोल में रखोगे तो किशमिश सिकुड़ जाती है। क्यों? अब यहाँ पे क्या होगा कि शर्करा के घोल में रखा तो शर्करा का घोल यानी कि जो विलयन है उसकी सांद्रता क्या हो गई, इसमें विलयन जो है उसकी सांद्रता ज़्यादा हो गई और उसमें जल की मात्रा कम है और अंदर जल की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, अंदर सांद्रता जो है वो कम है तो जल अपनी अधिक सांद्रता से बाहर निकलेगा, जिससे किशमिश सिकुड़ जाएगी। परासरण का महत्व देखिए, मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण तथा पौधों के अंदर जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरण परासरण द्वारा होता है। ये ध्यान दीजिए कि मूल रोम होते हैं, मूल रोम ही जल का अवशोषण करते हैं। जल अवशोषित होगा और अवशोषित होकर पौधों के अंदर जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरण परासरण द्वारा ही होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पादप कोशिका होती है इसकी चारों तरफ झिल्ली होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति अंदर उसकी झिल्ली, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरण परासरण द्वारा ही होता है। दूसरा, कोशिका की स्फीति अवस्था, स्फीति का मतलब फूली हुई अवस्था, परासरण पर निर्भर करती है, जो सभी कोशिकीय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। जल का पौधों के विभिन्न अंगों में वितरण परासरण द्वारा होता है। तरुण कोशिकाओं की वृद्धि परासरण पर निर्भर करती है। ये हो गया आपके परासरण।